यूनिट 2 को स्टार्ट करते हैं सीएसएस की। नाम है इसका कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज़। पहला वर्ड आता है कॉन्फिडेंशियल। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हर एक इंसान को अवेलेबल नहीं होती है, वो सिर्फ कुछ ही गिने चुनिंदा लोगों के लिए अवेलेबल होती है, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। बात करने हम लोग कॉन्फिडेंशियल पॉलिसीज़ की, तो कॉन्फिडेंशियल पॉलिसीज़ का मतलब होता है हमारी वो पॉलिसीज़ या फिर वो रूल्स या फिर वो गाइडलाइंस जिनकी हेल्प से हमें कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। हमें उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की लीकेज नहीं होने देनी है, हमें उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होने देनी है। ये होती है हमारी कॉन्फिडेंशियल पॉलिसीज़। चलो अब इसे पॉइंट वाइज भी पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट बोलता है कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट बोलता है कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी जो हमारी बनाई जाती हैं वो इस इरादे से बनाई जाती हैं कि जो अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर हो रहा होता है इन्फॉर्मेशन का, उसे रोकने के लिए। मतलब कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो अनऑथराइज्ड पर्सन के पास ना जा सके। पॉइंट नंबर थर्ड बोलता है, वही रिपीटेड पॉइंट है उसी के जैसा, इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट सीक्रेट, मतलब जो सीक्रेट्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। चौथा पॉइंट बोलता है अगर अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर हुआ इन्फॉर्मेशन का तो इसकी वजह से सीरियस पनिशमेंट्स मिलती हैं। सीरियस पनिशमेंट बोले तो कैसे, जैसे कि जेल में कर देना यूज़र को। यूज़र मतलब कि जो भी अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर कर रहा है इन्फॉर्मेशन का उसको प्रिजन में भेज देना, ये हो गया। या फिर फाइन ले लेना, ये सब चीज़ें हमारी पनिशमेंट्स के अंदर आती हैं। अब जो अनऑथराइज्ड एक्सेस था, मतलब जो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रही थी उस चीज़ को रोकने के लिए कॉन्फिडेंशियल पॉलिसीज़ थी। अब इसके ऊपर बेस्ड दो मॉडल होते हैं, होते तो वैसे तीन है, अभी हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल में दो ही लिखे हुए हैं। एक होता है बेल ला पाडुला मॉडल, एक होता है बीबा मॉडल। बेल ला पाडुला यूनिट 1 के अंदर है और बीबा मॉडल भी यूनिट 1 के अंदर है। इस यूनिट के अंदर सिर्फ इसकी लिमिटेशंस हैं, बट लिमिटेशंस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये मॉडल क्या था, फिर इसकी लिमिटेशन समझने से अच्छा होगा। तो चलो बेल ला पाडुला मॉडल को समझ लेते हैं। तो पहला मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टैटिक मॉडल, इसका मतलब अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में। अभी समझ लो बेल ला पाडुला मॉडल है क्या। जो बेल ला पाडुला मॉडल है, ये मॉडल जो डिज़ाइन किया गया था कॉन्फिडेंशियल डाटा को रोकने के लिए। अब ये मॉडल जो था सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री या आर्मी सर्विसेज के लिए डेवलप किया गया था, हमारा जो ऐसा नॉर्मल इंसान है उसके लिए नहीं डेवलप किया गया था। इसके अंदर एक पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, उसे आप सुन लो, इंक्लूड कर लेना, लिख लेना खुद, कि बेल ला पाडुला मॉडल जो था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए दिया गया था, DOD। बात वही है पहले पॉइंट की, बस जनरली हर बुक में इस लाइन का यूज़ किया गया है एज़ कम्पेयर टू इस मिलिट्री और आर्मी सर्विसेज के द्वारा। ठीक। सेकेंड पॉइंट कि जो बेल ला पाडुला मॉडल था वो हमारा बेस्ड था रैंकिंग के हिसाब से, मतलब कि एक हाई रैंक ऑफिसर जो होता था वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस को या फिर अपने हिसाब अपनी रैंक के हिसाब से इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकता था एज़ कम्पेयर टू अ लो रैंक ऑफिसर। जैसे मान लो एक ब्रिगेडियर है, उसको जो अंदर प्लानिंग चल रही है दूसरे देशों के अगेंस्ट वो चीज़ पता होगी, सोल्जर को नहीं पता होगी। सोल्जर को सिर्फ इतना पता होता है, एक दिन पहले पता चलता है कि चलो वहाँ पर अटैक करना है, उस वाले बंकर को अपने कब्जे में लेना है। उस चीज़ को करने से पहले काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स हो रही होती हैं, ये चीज़ें उस सोल्जर को पता नहीं होती हैं। अब ये जो बेल ला पाडुला मॉडल था ये हमारे 3 सिक्योरिटी रूल्स को फॉलो करता है। पहला आता है सिंपल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी, इसको मैंने साइड में लिखा हुआ है नो रीड अप। इसका मतलब होता है, पहले पढ़ लेते हैं नीचे वाला, अ सब्जेक्ट एट स्पेसिफिक क्लियरेंस लेवल कैन नॉट रीड एन ऑब्जेक्ट एट अ हायर क्लासिफिकेशन लेवल। इसका मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक सब्जेक्ट है, मतलब एक इंसान है या फिर एक यूज़र है जो कि एक नॉर्मल लेवल पे, मतलब उसका जो सिक्योरिटी लेवल है और जिस इन्फॉर्मेशन को वो गेन करना चाहता है उसका जो क्लियरेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब समझ लो एक सोल्जर था, वो उस लेवल की इन्फॉर्मेशन को लेना चाहता है जो सिर्फ ब्रिगेडियर को मिलती है, तो क्या वो उस इन्फॉर्मेशन को गेन कर पाएगा या एक्सेस कर पाएगा? नहीं। तो सिंपल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी यही बोलती है कि एक सब्जेक्ट होगा, उसका एक स्पेसिफिक क्लियरेंस लेवल होगा, वो उस स्पेसिफिक क्लियरेंस लेवल से बिलो वाली इन्फॉर्मेशन को ही गेन कर सकता है, उससे ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन को गेन नहीं कर सकता है। पहला पॉइंट सिंपल।
अगर ये आता है तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। सेकंड आता है सिंपल स्टार प्रॉपर्टी। सिंपल स्टार प्रॉपर्टी बताती है नो राइट डाउन। नीचे पढ़ लेते हैं पहले। अ सब्जेक्ट एट हायर क्लियरेंस लेवल कैन नॉट राइट टू अ लोअर क्लासिफिकेशन लेवल। इसका मतलब हुआ एक सब्जेक्ट है, मतलब मान लो कोई यूज़र ही है जो एक हाई लेवल पर है, तो क्या वो उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को नीचे छोटे लेवल पे पास कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सिंपल स्टार प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जब भी इंफॉर्मेशन होगी किसी एक यूज़र के पास, वो उस इंफॉर्मेशन को अपने से छोटे क्लासिफिकेशन लेवल के पास सेंड नहीं करेगा। थर्ड आता है स्ट्रॉन्ग स्टार प्रॉपर्टी। स्ट्रॉन्ग स्टार प्रॉपर्टी बोलती है सेम लेवल पे इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होना है। मतलब मान लो दो सोल्जर हैं, अब एक सोल्जर को इन्फॉर्मेशन पता चली तो वो आपस में अपने वाले सोल्जर को तो सेंड कर ही सकता है ना। जैसे कि मान लो क्लास में कुछ पीयूटी की डेट शीट आई, सिर्फ एक बच्चे को पता चली है, तो वापस में वो अब बाकी के सारे बच्चों के साथ तो उस इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है ना कि चलो भाई इस डेट से हमारी पीयूटी, हमें प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो यही से स्ट्रॉन्ग स्टार प्रॉपर्टी बोलती है। अब आ जाओ, अब ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ लिखना है, लेकिन एज इट इज़ समझ में नहीं आएगा, उसे मैं समझाता हूँ, पहले पढ़ लो। दिस मॉडल इज़ अ फॉर्मल स्टेट ट्रांजिशन मॉडल ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी पॉलिसीज that describe a set of access control rules which use security labels on object and clearance for subject। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, अब आएगा, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन लिख रखा है इधर। ये देखो, जो बेल्ला पॉडुला मॉडल है वो सिक्योरिटी लेबल्स का यूज़ करता है। सिक्योरिटी लेबल्स ऑब्जेक्ट पे लगाता है और क्लियरेंस लेवल हमारे सब्जेक्ट पे लगाता है। ऑब्जेक्ट बोले तो वो इन्फॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल है, और सब्जेक्ट बोले तो वो इंसान या वो यूज़र जो इस इन्फॉर्मेशन को गेन करना चाहता है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारी सीक्रेट होती है उसको हम तीन तरीके से लिखते हैं, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट या पब्लिक। और जो इंसान होता है, सब्जेक्ट होता है क्लियरेंस वाला, उसके लिए एक अलग लेवल दिया जाता है कि ये इसका लेवल है, ये कॉन्फिडेंशियल को गेन कर सकता है, या फिर पब्लिक वाली इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकता है, या फिर ओनली सीक्रेट वाली इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकता है। इस तरीके से किया जाता है। जैसे आप पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग सीक्रेट भी बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल की भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सॉरी कॉन्फिडेंशियल का भी लेवल दे सकते हैं, फिर पब्लिक का भी लेवल दे सकते हैं। क्लियरेंस लेवल फॉर अ सब्जेक्ट इज डेजिग्नेशन ऑफ द मैक्सिमम कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द सब्जेक्ट इज ऑथराइज्ड टू एक्सेस। इसका मतलब हुआ जब भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर क्लियरेंस लेवल दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि ये इस यूज़र का, इस पर्सन का मैक्सिमम क्लियरेंस लेवल है कि ये इतनी इन्फॉर्मेशन ही गेन कर सकता है। अच्छा, मान लो एक यूज़र है, एक यूज़र को हमने बोला कि ये सिर्फ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकता है, तो इसका मतलब हुआ कि वो कॉन्फिडेंशियल वाली गेन कर सकता है, पब्लिक वाली भी गेन कर सकता है, क्योंकि पब्लिक वाली इन्फॉर्मेशन छोटी इन्फॉर्मेशन हुई ना, लेस प्रायोरिटी वाली इन्फॉर्मेशन हुई ना, इस वजह से। लेकिन वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को गेन नहीं कर सकता है। आप इसे पढ़ भी सकते हो, सबको जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है। अब आते हैं लिमिटेशंस पे। तो लिमिटेशंस हमारी बेल्ला पॉडुला मॉडल की क्या लिमिटेशन होती है? सबसे पहले आती है कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो मॉडल है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर इम्प्लीमेंट कराने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी अब मैं समझाता हूँ। देखो, मैंने पिछले वाले पेज पे लिखा था बेल्ला पॉडुला मॉडल ब्रैकेट में स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस एक बार डेवलप करते टाइम हमने जो सेट कर दिए वही सेट रहेंगे, इसको हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते हैं। तो बेल्ला पॉडुला मॉडल क्या है? इनफ्लेक्सिबल है। वो हमारा स्टैटिक मॉडल है, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है वो हमारे फिक्स रहते हैं। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर बहुत बड़ा इशू है। लैक ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन। जो हमारा बेल्ला पॉडुला मॉडल था वो सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पा रहा था। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारी कॉन्फिडेंशियल है उसे कॉन्फिडेंशियल ही रहने देना है। इंटीग्रिटी मतलब जैसी इन्फॉर्मेशन मिली है वैसी ही वापस ले जाने, उसके अंदर कोई भी चेंजेस करने नहीं है। बस इसके अंदर इशू ये था कि जो प्राइवेसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उनको ये मेंटेन या फिर उनको टैकल नहीं कर पा रहा था, उनका डिस्क्लोजर कर देता था। अगले पॉइंट पर आया लैक ऑफ सपोर्ट फॉर कवर्ड चैनल्स। कवर्ड चैनल्स क्या होते हैं? कवर्ड चैनल्स बेसिकली वो तरीके होते हैं जिनके जरिए हम लोग इन्फॉर्मेशन का लीकेज कर रहे होते हैं। खुद अपनी तरफ से हम लोग एक सिस्टम के अंदर एक चैनल प्रोड्यूस कर देते हैं, उस चैनल के जरिए जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो बाहर आती जाती है। जैसे अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो जैसे मान लो एक हमारा सामने दुश्मन देश है, उसके अंदर हम अपना
खुद का एक सोल्जर भेज सकते हैं उन्हीं के रूप में, उन्हीं के भेष में, जिससे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन को पास आउट करता भी रहेगा हमको। तो कवर्ड चैनल्स हमारे बेसिकली कम्युनिकेशन पाथवेज होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू लीक दी इन्फॉर्मेशन। अब जो कवर्ड चैनल्स होते हैं हमारे होते हैं डायनामिक, मतलब कि ये परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो इनके लिए एक ऐसा सिक्योरिटी मॉडल चाहिए ना जो उस सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करे। बट जो बेल्ला पॉडुला मॉडल था वो तो हमारा स्टैटिक था। स्टैटिक बोले तो इसके रूल सब कुछ प्री डिफाइंड है, ये अपने हिसाब से कुछ चेंज कर ही नहीं सकता, ये सिचुएशन के हिसाब से अपने अंदर चेंज ला ही नहीं सकता है। तो क्या ये कवर्ड चैनल्स को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। और ये कवर्ड चैनल्स एक बार पूछ भी चुका है CSS के पेपर में कि 2 नंबर वाले में पूछा था कवर्ड चैनल्स क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख रखी है, मैंने याद कर लेना। ठीक। लैक ऑफ सपोर्ट फॉर डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम मैंने बता ही दिया तुम लोगों को ऑलरेडी कि डायनेमिक सिस्टम के अंदर सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से ये हमारा सिस्टम सपोर्टेबल नहीं था। अब देखो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बता देता हूँ। देखो जैसे कि अगर हम जो हमारे आर्मी रिलेटेड टर्म्स होते हैं उसमें देखते हैं कि एक इंसान है मान लो, अब उस इंसान ने एक सोल्जर है, उसने एक अच्छे से वर्क परफॉर्म किया, अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म की, तो उसका प्रमोशन होता रहता है। तो वो सोल्जर से आगे ऊपर वाली पोस्ट पे जाएगा, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, कुछ भी बन सकता है। ठीक है। तो एक बार अगर बेल्ला पॉडुला मॉडल बता दिया और उस बेल्ला पॉडुला मॉडल को ये बता दिया कि ये इंसान सोल्जर है, तो वो ओवर द टाइम उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। मतलब उसके अंदर एक बार जो इन्फॉर्मेशन सेट हो गई वही सेट रहेगी। सोल्जर का तो इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर सोल्जर के रूप में ही सेव रहेगा। बट रियल लाइफ में सोल्जर तो अब लेफ्टिनेंट बन चुका है ना, तो उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सेस होनी चाहिए। बट एक्चुअली में ये सब नहीं होता है बेल्ला पॉडुला मॉडल के अंदर। इस बात को आप पढ़ सकते हो। ये देखो, सिक्योरिटी लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्लियरेंस लेवल ऑफ फ्यूचर डू नॉट चेंज ओवर टाइम इन बेल्ला पॉडुला मॉडल। बट एक्चुअली में तो सब कुछ चेंज हो सकता है ना। अब आते हैं हम लोग कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर। देखो मैं जो कुछ भी बोला है सब कुछ इन नोट्स में लिख रखा है, सिर्फ सुनना मत, एक बार नोट्स को रीड अप कर लेना। अब आते हैं हम लोग कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल्स पर। कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कह दूंगा, जब समझ में आ रहा है यार तो लाइक करो ना, सब्सक्राइब भी कर दो और 2-3 प्यारे कमेंट डाल दो, जिससे कि हमें पता चले कुछ मुझे इम्प्रूव करना है या फिर सब कुछ सही है कि नहीं। अच्छे से कमेंट भी डाल दो, जो कुछ भी गलत लग रहा हो उसके भी कमेंट डालो। चलो कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हमारे रूल्स। तो प्रिंसिपल्स, कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल्स हमारे वो रूल्स होते हैं जो बताते हैं हमें किसी भी रिसोर्स को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डाटा को किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है। तो बेसिकली हम कहें तो कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल्स को हम लोग यूज़ करते हैं जिससे कि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस था या जो डाटा ब्रीच था या फिर जो मालवेयर इन्फेक्शंस था, उनको रिस्क को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। तो कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल लिमिट कर देता है एक्सपोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। दिस मीन्स कि इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा एक्सपोज हो रही है, मतलब किस किस इंसान को मिल रही है, उसको लिमिट कर देता है। रिसोर्सेज को भी लिमिट कर देता है। और अगर हम कहें कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल हमारा हेल्प करता है सिस्टम को उन एक्शंस को ना लेने के लिए जो कि डिसअलाउड है, मतलब कि हर एक इंसान को हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना करा दे, जिसके लिए जो इन्फॉर्मेशन बनी है सिर्फ उतना ही दे। चलो भाई, ये सब पॉइंट्स हमारे सिंपल है, पढ़ भी सकते हो। चलो बता ही देता हूँ। कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल कंट्रोल करता है एक्सेस ऑफ यूज़र, मतलब कोई भी यूज़र था कितनी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है उस चीज़ को वो कंट्रोल करता है। सिस्टम कितनी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करता है उस चीज़ को कंट्रोल करता है। अब देखो ये ई वाला पॉइंट है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो भाई प्लीज़ माफ़ कर दो, भाई की राइटिंग ऐसी ही है। तुम बोलो तो अगली बार से पीपीटी की फाइल्स पर बना लेंगे, बट पीपीटी में ज़्यादा फील नहीं आती यार। जब नोट्स में खुद लिखता हूँ तो मेरे को समझ में भी आता है, पीपीटी में क्या कंप्यूटर से कीबोर्ड चला के लिख देंगे, उसमें मज़े नहीं आते यार। अब देखो कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर जो एक्सेस कंट्रोल हो रही थी वो उस सर्वर के परफॉर्मेंस को 2 तरीके से इफेक्ट करता है। सबसे पहला था गोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अच्छे से सुन लो, ये पॉइंट एज इट इज़ ही आना है, ठीक है। तो गोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर क्या आता है कि जो सर्वर है, देखो पहले तो पढ़ लेते हैं फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो अगर मैं पढ़ भी देता हूँ एक बार में। द सर्वर मस्ट एंश्योर दैट द रिसोर्स इट एक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट इंक्लूड ओनली दोज रिसोर्स दैट क्लाइंट इज ऑथराइज टू एक्सेस। राइटिंग आ गया। अब देखो, जब हम किसी भी सर्वर को कमांड देते हैं कि हमारे लिए ये वाली रिसोर्स एक्सेस करके दो, ठीक है, जैसे मैंने बोला मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये सर्वर की ड्यूटी है कि वो सिर्फ उतनी ही
उतनी ही इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके दे जितनी मेरे लिए अलाउड है, मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन मैं अलाउड हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए मैं अलाउड हूँ। ऐसे मैं मांग तो इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन दे जितनी के लिए मैं हकदार हूँ। पहला पॉइंट क्लियर। आया दूसरे गोल ऑफ द सर्विस यूजर, पढ़ लेते हैं पहले। द सर्वर मस्ट एंश्योर दैट इट डज नॉट रिवील द क्लाइंट्स डाटा टू एनी अदर एंटिटी विच इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू सी द क्लाइंट्स डाटा। सर्वर की ये जिम्मेदारी है कि वो हमारा जो क्लाइंट का डाटा है उस क्लाइंट के डाटा को किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे दे, जिससे कि वो क्लाइंट के डाटा को यूज़ करके कुछ मिसयूज कर सके। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ टाइम पहले कुछ 120 या 30 के आसपास ऐप को बैन कर दिया था। वो ऐप क्या कर रही थी, हमारा क्लाइंट का डाटा लिया, हम उसके ऊपर लॉगिन करते हैं, फिर वो हमारे फ़ोन के अंदर से सारा डाटा इकट्ठा किया और उसे थर्ड पार्टी को बेच देती थी, पैसा कमाती थी और हमारी इन्फॉर्मेशन भी बेचती। इस वजह से उन्हें बैन किया गया। तो यही गोल ऑफ सर्विस यूज़र था। ठीक है, आगे आ जाओ। अब जो कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल है, वो कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल के मॉडल्स को यूज़ करके बनाया जाता है, जैसे कि डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये सब टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल हैं जो कि चैप्टर नंबर या बोले तो यूनिट नंबर 3 का पार्ट है, इसका नहीं है। यहाँ पर सिर्फ नाम है, उनको हम लोग डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे अगली यूनिट में। आया कन्फाइनमेंट टेक्निक्स। तो कन्फाइनमेंट टेक्निक्स, जैसे कि अभी हमने कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ा, अब वो प्रिंसिपल्स थे, वो बता रहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसने सिर्फ ये बताया कि नहीं होनी चाहिए, बट कैसे नहीं होगी, किस टेक्निक से नहीं होगी, तो वो कन्फाइनमेंट टेक्निक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली होता है कन्फाइनमेंट टेक्निक्स हमारी वो टेक्निक्स हैं जो हमें कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, पहली डेफिनेशन ये जो लिखी हुई है, लिमिट द एक्टिविटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, पढ़ लेना, काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें बताने वाला। अब देखो, जो कन्फाइनमेंट टेक्निक्स थी वो हमारी 3-4 तरीके से होती है। पहला आता है CH रूट। बेसिकली अगर हम बात करें तो CH रूट हमारी एक ऐसी कमांड है जिसको पहली बात तो हम लोग यूनिक बेस्ड सिस्टम्स के अंदर यूज़ करते हैं, और दूसरी चीज़ ये जो CH रूट है, इस ये पूरे प्रोसेस को, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर अगर हमने CH रूट लगाया है तो वो उस प्रोसेस को पूरे सिस्टम से आइसोलेट कर देगा। इसका मतलब हुआ कि जो प्रोसेस हो रहा है वो सिर्फ अपने प्रोसेस का ही काम कर पाएगा, पूरे सिस्टम के अंदर जो भी फाइल्स थी उनको एक्सेस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ये तो मेन बात बता दी। अब पॉइंट वाइज समझ लो। CH root इज अ कमांड यूज्ड इन यूनिक्स बेस्ड सिस्टम दैट अलाउज यू टू चेंज द रूट डायरेक्टरी ऑफ अ प्रोसेस। मतलब ये हमें रूट डायरेक्टरी चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो डायरेक्टरी बोले तो फाइल्स होती हैं, तो वो उन फाइल्स को एक्सेस कर सकता है जो सिर्फ उसके लिए काम की हैं। अभी रुको, अभी समझते हैं, आगे समझ में आएगा अच्छे से। देखो अगला पॉइंट बोल रहा है CH रूट इफेक्टिवली आइसोलेट द प्रोसेस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फाइल सिस्टम सो दैट इट कैन नॉट एक्सेस फाइल्स और डायरेक्टरी आउटसाइड ऑफ द न्यू रूट डायरेक्टरी। मतलब जो हमने इसके लिए रूट डायरेक्टरी डिसाइड कर दी, ये सिर्फ उसी रूट डायरेक्टरी में से अपनी फाइल्स ले सकता है और कुछ नहीं ले सकता। अब ये होता कैसे है, तो देखो हम लोग एक डायरेक्टरी ट्री बना देते हैं। देखो इसको पढ़ने से पहले मैं तुम्हें समझाऊँ। जैसे मान लो एक पूरा फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्री हैं, हर एक ट्री के ऊपर एक टाइप का फ्रूट लगा हुआ है। अब तुम आए, तुमको फ्रूट लेना है अपने प्रोसेस, अपने लिविंग प्रोसेस के लिए मान लो, तो CH रूट वाला कमांड लगाकर मैं तुमको दे सकता हूँ सिर्फ एक पेड़। मैंने बोल दिया तुम इस पेड़ पे से निकाल सकते हो, ठीक है। अब तुम ठहरे इंसान, तुम्हारा लालच आया, तुमने बोला कि मैं इस पे से भी ले लेता हूँ, सामने वाले को क्या पता चल रहा है मैं उस पे से भी ले लेता हूँ। तो यहीं पर आता है CH रूट का काम। तो CH रूट की हेल्प से जिस पेड़ को मैंने तुम्हें दिया है, जिस ट्री को मैंने तुम्हें दिया है, उसके आसपास एक वॉल टाइप बन जाएगी, जिससे कि तुम सिर्फ उसी पेड़ के रिसोर्सेज, उसी पेड़ के फल, उसी पेड़ के फ्रूट्स को ले सकते हो, बाकी के पेड़ों पे एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसी हिसाब से कंप्यूटर के अंदर समझो, कंप्यूटर के अंदर एक मैंने कमांड दी, एक प्रोग्राम रन किया, उस प्रोग्राम के लिए जितनी भी फाइल्स होंगी वो मैं उस जगह पर लाकर रख दूंगा, डायरेक्टरी ट्री के पास आकर रख दूंगा, और मैं CH रूट कमांड लगाकर जो स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है उस डायरेक्टरी ट्री के बेस पे कर दूंगा। ठीक है, फिर से सुनो, मेरे को एक प्रोसेस रन करना है, उस प्रोसेस के लिए जितनी भी फाइल्स यूज़ होंगी उस फाइल्स को एक डायरेक्टरी ट्री के पास लाकर रख दूंगा। अब जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग पार्ट है वो उसी डायरेक्टरी ट्री के बेस पर कर दूंगा। मतलब ये जो प्रोग्राम स्टार्ट है वो इसी के बेस से स्टार्ट होगा, और फिर मैं CH रूट कमांड लगा दूंगा। ये देखो पढ़ सकते हो तुम, यहाँ पर CH रूट कमांड लगा दूंगा। इससे क्या होगा, जब वो प्रोसेस हो रहा होगा उस वक्त सिर्फ वो उन्हीं फाइल्स को एक्सेस कर पाएगा जो मैंने उस डायरेक्टरी ट्री पर लगाई, जो उस
प्रोसेस के लिए ज़रूरी थी सिर्फ उन्हीं जो मैंने डायरेक्टरी ट्री पर लगाई ऑलरेडी। इसके अलावा जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम के अंदर होगी उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। यही काम था। इसे आप लोग पढ़ लेना, काफ़ी अच्छे तरीके से लिख रखे हैं, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब देखो यार, मैंने इतने अच्छे तरीके से तुम लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर किए, खुद रिसर्च करके, कॉलेजों में कहाँ इतने अच्छे से बताते, तो ज़रा एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो बनता ही है यार। अरे कर दो यार, इतना क्या सोचना। चलो देखो, नीचे से चैनल को घुमाओ, सब्सक्राइब वाला आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो। ठीक। देखो CH रूट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, क्योंकि जो पोटेंशियली डेंजरस एप्लीकेशन होती है, मतलब वो एप्लीकेशन जो हमारे डाटा को स्टील कर सकती हैं और हमें उन्हें चलाना भी है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो उन्हीं एप्लीकेशन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, CH रूट लगा देंगे, जिससे कि वो सिर्फ एप्लीकेशन चलेगी और हमारे डाटा को चोरी नहीं करेगी। पहला CH रूट हो गया। अब आता है जेल किट, कन्फाइनमेंट टेक्निक्स के दूसरा पार्ट जेल किट। जेल किट भी हमारा सेम CH रूट के जैसा ही है, तो पढ़ लो। जेल रीड क्या बोलता है हमारा, जेल किट क्या बोलता है, सेट ऑफ यूटिलिटीज़ विच एड एडमिनिस्ट्रेटर टू ईजिली आइसोलेट, ब्रैकेट में जेल लिखा हुआ है, स्पेसिफिक यूजर्स और एप्लीकेशन इनटू लिमिटेड एनवायरनमेंट यूजिंग CH रूट और स्पेसिफिक कमांड्स। मतलब कि जेल किट हमारा एक टाइप ऑफ सेट ऑफ टूल्स होते हैं जो कि CH रूट की ही हेल्प लेते हैं, बट ये थोड़ा सा एडवांस होता है और ये एडमिनिस्ट्रेटर को बताता है, एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करता है कि किस तरीके से आप उस यूज़र को आइसोलेट कर सकते हो, जेल कर सकते हो। मतलब जेल के अंदर क्या होता है, एक प्रिजनर है, वो प्रिजन के अंदर क्या होगा, आइसोलेट हो गया ना, वो बाकी के प्रिजनर से का कांटेक्ट भी नहीं कर सकता, बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो उसी चार दीवारी के अंदर रहेगा। ऐसा ही जेल किट के अंदर काम होता है कि अगर मैंने किसी भी प्रोसेस को वहाँ पे आइसोलेट कर दिया, किसी भी यूज़र को आइसोलेट कर दिया, तो फिर वो वहीं पर आइसोलेटेड रहेगा। ठीक। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोवाइड अ लेवल ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज द जेल्ड यूजर, जेल्ड है JAILED, यूजर कैन ओनली एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड फाइल्स विद इन द जेल। ये हमें सिक्योरिटी भी देता है क्योंकि जो जेल्ड यूज़र है, जो यूज़र उस जेल के अंदर हमने कैद कर दिया, वो यूज़र सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है जो उसके अंदर जेल के अंदर है, बाहर का कुछ नहीं। स्पेशलाइज्ड टूल डेट इज डेवलप्ड विद अ फोकस ऑन सिक्योरिटी, मतलब वही सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। अब देखो ये जो हाईलाइटेड है हल्का सा, इसे देख लो। जो गोल होता है जेल किट का वो ये होता है कि वो CH रूट का जो सेटिंग प्रोसेस है उसको इजी कर सके और मैनेजेबल कर सके, बस जेल किट ख़त्म। बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार फिर से सुन लेना, नोट्स पढ़ लेना, सब क्लियर हो जाएगा। फ्री BSD जेल, तो फ्री BSD जेल एक टेक्नोलॉजी है जो कि फ्री BSD ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर यूज़ होती है। काम क्या करता है, वही है CH रूट जैसा, वहाँ पे वो भी आइसोलेट कर रहा था, यहाँ पे ये भी आइसोलेट करता है। पढ़ लो, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। ये C वाला पॉइंट है, इसे देखो। पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर सुन लेना, मतलब फिर मैं समझा दूंगा। द नीड ऑफ फ्री BSD जेल केम फ्रॉम स्मॉल शेयर्ड एनवायरनमेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स डिजायर टू मेक क्लियर कट सेपरेशन बिटवीन देयर ओन सर्विसेज एंड सर्विसेज प्रोवाइड देयर कस्टमर फॉर सिक्योरिटी एंड ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंग्लिश पढ़ दी, सुन ली, समझाएगा कौन, मैं समझाऊंगा ना। अब मैं समझा भी रहा हूँ तो तुम्हारा काम एक बनता है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अरे यार, अब तुम बोल रहे हो कि इतना क्यों बोल रहे हो यार, मैंने पहले UHV वाली डाली थी ना, तो लोगों ने देखी, मतलब सभी स्टूडेंट्स ने देखी, लाइक नहीं की ना सब्सक्राइब किया चैनल। इतने व्यूज़ है, 10-10 हज़ार व्यूज़ हो गए और सब्सक्राइबर कुछ नहीं हुए चैनल पे। तो यार कर दो यार, बड़ा दिल टूट जाता है यार। और इसी से पता चलता है हमें कितना काम करना है, क्या नहीं करना है आगे। अब देखो फ्री BSD जेल के ये वाला जो C वाला पॉइंट है उसे समझ लो। मतलब इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कोई एक होस्टिंग प्रोवाइडर है, अब वो अपने सर्वर पे कुछ सर्विसेज, कुछ यूज़र को सर्विसेज दे रहा है कि आप मेरे सर्वर पे आके अपनी अपनी सर्विसेज दे सकते हो। एक होस्टिंग प्रोवाइडर है, वो बोल रहा है कि आप मेरे सर्वर पे आके अपनी अपनी सर्विसेज दे सकते हो। 10-12 यूज़र आए, उन्होंने उस सर्वर पे थोड़ा पे किया और अपनी अपनी सर्विसेज दी। ठीक है। अब वो जो होस्टिंग प्रोवाइडर था वो भी उसी सर्वर पर अपनी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, मतलब 10 यूज़र आए थे, वो तो अपनी सर्विस दे रहे हैं और वही सेम सर्विस उस होस्टिंग प्रोवाइडर का मालिक जो था वो भी दे रहा है। तो यहाँ से एक सेपरेशन होना चाहिए उन दोनों के बीच में कि इसकी सर्विसेज ये हैं और इसके जो यूज़र की सर्विसेज हैं वो ये हैं। तो इस चीज़ के सेपरेशन बनाने के लिए, मतलब उन्हें आइसोलेट करने के लिए, उन्हें अलग करने के लिए, उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए फ्री BSD जेल का क्रिएट किया गया। अब देखो लाइन वाइज समझाता हूँ। द नीड ऑफ फ्री BSD जेल केम फ्रॉम स्मॉल शेयर्ड एनवायरनमेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स डिजायर, मतलब जो फ्री BSD जेल की ज़रूरत थी वो कहाँ से आई, जब एक
हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर था उसकी इच्छा थी, डिजायर मतलब इच्छा, मेक क्लीन क्लियर कट सेपरेशन बिटवीन देयर ओन सर्विसेज, एक क्लीन क्लियर कट सेपरेशन बनाना है खुद की सर्विसेज में, एंड द सर्विस प्रोवाइडेड बाय देयर कस्टमर, और उन सर्विस में जो कि उसी के कस्टमर ने प्रोवाइड की गई हैं उसी के सर्वर पे आके, फॉर सिक्योरिटी एंड ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे कि सिक्योरिटी भी रहे और ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी रहे। इसी जो मैंने बोला है ये सब इसी एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है, समझ सकते हो पढ़कर, बहुत सिंपल है। फ्री BSD एक ओपन और फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री BSD इज अल्टरनेटिव टू लाइनक्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो फ्री BSD है वो हमारा लाइनक्स के लिए अल्टरनेटिव, लाइनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए अल्टरनेटिव है, और जहाँ पे हम लोग लाइनक्स वाली एप्लीकेशंस को भी रन कर सकते हैं। आया सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन, ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन, वो भी 10 नंबर में डिस्क्राइब करने के लिए। तो अभी तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो सुन लो अच्छे से। सिस्टम कॉल इज अ लो लेवल फंक्शन दैट इज यूज्ड बाय प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो सिस्टम कॉल का मतलब क्या होता है, सिस्टम कॉल का मतलब होता है जैसे हम आए, हमने अपना सिस्टम खोला कंप्यूटर, उस पर हमने उसे कमांड दी कि डस्ट पेंट खोलो, ठीक है। अब पेंट खोलने के लिए हमने उसे कमांड दी ना, अब ये कमांड जाएगी अंदर, तो वहाँ पे सिस्टम कॉल जनरेट होगा कि इस इंसान ने ये कमांड दिया, अब इस कमांड को पूरा करना है, ठीक है। तो वो कमांड पूरी कैसे होती है, सिस्टम कॉल के जरिए पूरी होती है। अब देखो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, सिस्टम कॉल क्या है, लो लेवल फंक्शन मतलब बेसिक लेवल पे काम करता है, और जिसको हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम लोग अपनी जो रिक्वेस्ट हमने दी गई है उन रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकें। जैसे ओपनिंग का फाइल, अगर एक फ़ाइल ओपन करनी है तो उसके लिए हमने एक कमांड दी होगी, एक रिक्वेस्ट करी होगी, तो वो जो रिक्वेस्ट की है वो हम सिस्टम कॉल के जरिए पूरा करते हैं। समझ में आ गया होगा। देखो with system call interposition and intermediary layer is introduced between the program and operating system, and this layer can intercept and modify the request before passing it on the operating system for execution। अब देखो सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन के जरिए क्या होता है, एक इंटरमीडियरी लेयर जनरेट हो जाती है प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। मतलब प्रोग्राम है जो जिस प्रोग्राम को हम रन करते हैं उसी से तो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, उस प्रोग्राम को हमने रन किया और जो ऑपरेटिंग सिस्टम उन दोनों के बीच में एक लेयर बन जाती है। जो प्रोग्राम था वहाँ से एक कमांड जा रही है, वो इंटरमीडियरी लेयर है जो सिस्टम कॉल इंटरफेस, वो उस कमांड को पकड़ता है, उसको चेक करता है क्या ये सही है कि नहीं। उसको चेक करने के बाद अगर उसके अंदर कुछ कमी होती है, मतलब वो अगर हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है या फिर वो हमारे कुछ अनऑथराइज एक्सेस वाले डाटा को ले रहा है, तो फिर उसे वो मॉडिफाई करेगा कि ये मत देना, इसे सिर्फ इतना देना, और उसे आगे पास कर देगा, ठीक है। इंटरसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि उस जो हमारा इन्फॉर्मेशन जा रही है उस इन्फॉर्मेशन को उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले हमने उसे रोक दिया, ठीक। सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन मेक श्योर दैट प्रोग्राम आर बिहेविंग प्रॉपर्ली, मेकिंग श्योर द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड। सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन ही ये चीज़ श्योर करता है कि जो प्रोग्राम था हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी हमारी प्रोटेक्टेड है। समझ में आ गया। अब मैंने बोलता है 10 नंबर में आता है, 10 नंबर में कैसे बताओगे, तो 10 नंबर में बताने के लिए तो पहले बताना पड़ेगा कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कन्फाइनमेंट टेक्निक। कन्फाइनमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, उस टेक्निक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होती है, उसके अंदर ये एक टेक्निक थी, फिर इसको डिस्क्राइब कर दें, 10 नंबर का हो जाएगा आराम से। 2 पेज भर देना, 2 पेज भर जाएंगे। थोड़ा हाथ तेज चलाना वहाँ पर लिखने के लिए, किसी और के लिए नहीं भाई। अब आ जाओ डिटूर यूनिक्स यूज़र आईडीज़ एंड प्रोसेस आईडीज़ एंड प्रिविलेजेस। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला टॉपिक है, तो प्यार से सुनना। पहले तो मैं बता दे रहा हूँ क्या होती हैं ये सब टर्म, फिर उसके बाद बताएंगे कि हाउ डिटूर इज़ यूज्ड इन यूनिक यूज़र आईडीज़ एंड प्रोसेस आईडीज़। तो देखो यूज़र आईडीज़ क्या होती हैं। यूज़र आईडी मतलब होता है कोई भी इंसान है एक यूनिक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, तो उस इंसान की एक पर्टिकुलर आईडी दी जाएगी, उसे बोलते हैं हम लोग यूनिक्स यूज़र आईडी। जैसे मान लो आप FB पे लॉगिन कर रहे हो, तो FB पे जब अकाउंट बनाते हो तो FB एक सर्वर है, उस पर आपने अकाउंट बनाया, तो अकाउंट बनाते हो तो आपकी एक आईडी बनती है ना, वो होगी यूनिक्स यूज़र आईडी। वो आईडी कभी आपके साथ ही एसोसिएटेड रहती है हर टाइम, ठीक। दिस UID इज़ यूज टू डिटरमाइन विच यूजर इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। जैसे आपने फेसबुक पे आपने बनाई आईडी बनाने के बाद आपने किसी को अगर रिक्वेस्ट भेजी, फॉलो रिक्वेस्ट या क्या बोलते हैं उसे, फ्रेंड रिक्वेस्ट, हाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो आपने जो रिक्वेस्ट भेजी वो चीज़ की रिक्वेस्ट आपने एक प्रोसेस ही तो किया, वो कैसे पता चलेगा, आपकी यूनिक्स यूज़र आईडी से, कि हाँ ये जो रिक्वेस्ट आई है ना वो इस नाम की आईडी से आई है और इस आईडी के पीछे ये वाला इंसान है, ठीक है। और जो रूट यूज़र होता है यार, सुपर यूज़र मतलब सबसे बड़ा यूज़र, जिसके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिविलेजेस होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा परमिशन होती है, सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं, उसकी जो यूज़र आईडी होती है वो होती है 0, ठीक है। बस इतना ही काम का था। प्रोसेस आईडीज़, प्रोसेस आईडी क्या होती है, जब आप प्रोसेस कर रहे हो, आपकी यूज़र आईडी थी, आप फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक पर कुछ आप वीडियोज़ भी लाइक करते हो, कुछ वीडियो शेयर भी करते हो, कुछ
फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजते हो। तो इन सब को करते करते आपने 3 प्रोसेस की, लाइक करना, वीडियो शेयर करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट करना। तो इन तीनों प्रोसेस की हर एक की एक डिफरेंट प्रोसेस आईडी होगी और वो बताएगी कि ये प्रोसेस इस वाले यूज़र के द्वारा जनरेट किया गया है। ठीक है, तो प्रोसेस आईडीज़ क्या होती हैं? प्रोसेस आईडी हमारी वो आईडीज़ होती है जो कि हर एक प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड होती है। ईच प्रोसेस रनिंग ऑन अ यूनिक्स लाइक सिस्टम इज असाइंड अ यूनिक पीआईडी। पीआईडी बोले तो प्रोसेस आईडी। दिस पीआईडी यूज टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज द प्रोसेस सच एज सेंडिंग सिग्नल्स और ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब 3 टाइप की यूआईडी होती है जो यूनिक्स यूजर आईडी थी हमारी, ये 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है रियल यूआईडी। रियल यूआईडी का मतलब होता है हमारी एक्चुअल आईडी है उसकी। अब सुनना अच्छे से, समझ में आएगा, एकदम प्यारे तरीके से डीप में तुम्हें फीलिंग दे दूंगा, समझ में आ जाएगा सबसे बेस्ट। ठीक है, अब देखो रियल यूआईडी। रियल यूआईडी का मतलब हो गया इसकी एक्चुअल आईडी। मैंने अपनी आईडी बनाई तो जो मेरे को आईडी सबसे पहले एसोसिएट होगी वो मेरी रियल यूआईडी है। वो मेरी रियल है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, थ्रू आउट द टाइम मेरे साथ रहेगी और सेम ही रहेगी, जो एक बार जनरेट हो गई वही रहेगी। रियल यूआईडी समझ में आ गया। इफेक्टिव यूआईडी। इफेक्टिव यूआईडी का जैसे ही मैं नाम लूँ तुम्हारे दिमाग में एक बात क्लियर करनी चाहिए, ये प्रिविलेजेस के साथ एसोसिएटेड है। प्रिविलेज मतलब परमिशन, कितनी कितनी उसे चीज़ों उसको परमिशन है, तो प्रिविलेज के साथ एसोसिएटेड है। कैसे? देखो पहले तो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ जिससे कि राइटिंग में दिक्कत ना आए। इफेक्टिव यूआईडी इज द यूआईडी विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द प्रिविलेजेस ऑफ अ प्रोसेस। मतलब कोई प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस के साथ जितनी भी प्रिविलेजेस एसोसिएटेड है वो इफेक्टिव यूआईडी के जरिए ही पता चलेंगी। दिस यूआईडी कैन बी चेंज डायनामिकली टू अलाउइंग द प्रोसेस टू एज्यूम प्रिविलेजेस ऑफ अदर यूजर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। Effective UID enables a non-privileged user to access files that can only be accessed by root user। अब देखो समझो इसके अंदर है क्या। अच्छा रुको, पहले ये जो एग्जांपल दे रखी है उसे पढ़ो। देखो राम और श्याम है, 2 इंसान है। राम एक रेगुलर यूजर है, श्याम एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, मतलब उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। अब राम जो है एक प्रोग्राम रन करना चाहता है उस एडमिनिस्ट्रेटिंग उस सिस्टम के ऊपर, बट वो जो प्रोग्राम रन करना चाह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के साथ रन होगा। तो राम को क्या करना पड़ेगा? पहले अपने आप को लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर श्याम की जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज वाली यूआईडी है उसे वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो इस सब को करने के लिए बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत सारी हेक्टिक हो जाएगी। अब इस चीज़ को कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इफेक्टिव यूआईडी कमांड का यूज़ करेंगे और वहाँ पर राम जो है बिना लॉग आउट किए ही अपनी ही आईडी से उस प्रोग्राम को रन कर सकता है। सिर्फ वो अपनी आईडी को इफेक्टिव यूआईडी की हेल्प से एलिवेट कर देगा, मतलब अपनी आईडी की जो परमिशंस हैं उन्हें वो थोड़ा सा और बढ़ा देगा, प्रिविलेजेस हैं उनको थोड़ा और बढ़ा देगा। ठीक है, अब समझ में आ गया? इसे पढ़ना, पूरा यही सब लिखा हुआ जो मैंने बोला है। और जैसे हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा तो वो उसकी जो इफेक्टिव यूआईडी थी वो चेंज हो जाएगी उसकी ओरिजिनल यूआईडी पर। ठीक है, अब सेव्ड यूआईडी क्या? अब देखो सेव्ड यूआईडी इज यूज्ड व्हेन अ प्रोसेस इज रनिंग विद एलिवेटेड प्रिविलेजेस। मतलब एक प्रोसेस है वो एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ काम कर रहा है, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिविलेजेस आ चुकी हैं, लेकिन अब उसे काम ऐसा करना है कि वो सिर्फ लो लेवल प्रिविलेजेस के साथ हो सकता है। अब कैसे हो सकता है वो मैं समझाता हूँ, सुनो। जैसे मान लो आपने एक यूज़र को बोली कि इस फाइल को ओपन करो और इसे सिर्फ रीड करो। ठीक है, अब उस यूज़र के पास हैं काफ़ी ज़्यादा हाई प्रिविलेजेस, वो उस फाइल को ओपन भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, उसे डिलीट भी कर सकता है, बट आप सिर्फ चाहते हो कि वो सिर्फ उसे यूज़ करे। तो आप क्या करोगे? सेव्ड यूआईडी की हेल्प से उसकी पहले प्रिविलेजेस को कम कर दोगे। ठीक है, अब उसकी प्रिविलेजेस को कम कर दोगे तो उसकी प्रिविलेजेस एक नॉर्मल यूज़र के जैसी बन जाएगी कि वो सिर्फ उसे रीड कर सकता है। और जैसे ही आप उसकी प्रिविलेजेस को कम कर दोगे वो क्या जाएगा? अब जाएगा अपने सिस्टम पे, अपनी कमांड देगा तो फिर वो कि उसके सामने सिर्फ फाइल के रीड करने के ऑप्शन आएंगे, उसे एडिट डिलीट वगैरह कुछ भी करने के ऑप्शंस नहीं आएंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा सेव्ड यूआईडी यही है जो मैंने लिख रखा है, आप इसे पढ़ भी सकते हो, बहुत सिंपल है, ये पढ़ लेना एग्जाम्पल। अब आता है डिटूर। डिटूर का क्या काम था देखो, पहले पढ़ लो फिर करते हैं। डिटूर आर अ वे टू रीडायरेक्ट द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ यूनिक सिस्टम। मतलब डिटूर एक तरीका होता है, डिटूर एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं, उसका पाथ चेंज कर सकते हैं। डिटूर को हम लोग यूज़र आईडी और प्रोसेस आईडी दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, इफ़ अ प्रोसेस इज रनिंग अंडर अ
certain user ID and you want to change it to another user ID instead of logging in logging out back we can use detour। मतलब जो हमारा काम हो रहा था ना इफेक्टिव यूजर आईडी वाला, वो सारा का सारा काम किसकी हेल्प से होता है? डिटूर की हेल्प से होता है। डिटूर जो होता है वो हमें हेल्प करता है कैसे हम लोग अपनी आईडीज़ को बिना लॉग आउट लॉग इन किए उन्हीं आईडीज़ को हम एलिवेट कर सकें। ये सारा काम किसका है? डिटूर का है। इससे हमारा टाइम भी बचता है और एफिशिएंट भी हो जाता है हमारा प्रोसेस। ठीक, अब देखो ये वाले जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल एज इट इज़ बुक्स में मिलेंगे, इन्हें समझ लो। पॉइंट एज इट इज ही लिखना है, बस मैं समझा देता हूँ कैसे क्या है। अ सब्जेक्ट इज अ प्रोग्राम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एप्लीकेशन, एग्जीक्यूटिंग ऑन बिहाफ ऑफ सम प्रिंसिपल्स। अ प्रिंसिपल मे एट एनी टाइम बी आइडल और हैव वन और मोर सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग ऑन इट्स बिहाफ। अब देखो सब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे एक प्रोग्राम या फिर एक एप्लीकेशन, मतलब आप सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोग्राम आपने रन किया या फिर कोई एप्लीकेशन रन की, ठीक है। जब वो रन करेगी तो बिहाफ ऑफ सम प्रिंसिपल काम करेगी, मतलब कोई ना कोई यूज़र उसके पीछे होगा। तो प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ पे यूज़र या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक अकाउंट जो उस प्रोग्राम को रन करा रहा है, ठीक है। एक प्रिंसिपल मतलब एक यूज़र एक टाइम पे एक हो सकता है, बट उसके साथ वो एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं। मतलब एक यूज़र एक टाइम पे एक ही होगा, बट वो एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस को या प्रोग्राम को या फिर एप्लीकेशंस को रन कर सकता है। इतनी बात क्लियर हुई? फिर से बताऊं? चलो फिर से बता देता हूँ। देखो एक सब्जेक्ट मतलब एक आप सिस्टम चला रहे हो, एक सिस्टम चला रहे हो आप, तो आपको बोलेंगे प्रिंसिपल। अब आप सिस्टम के अंदर कुछ आप प्रोग्राम रन कर रहे हो, एप्लीकेशन रन कर रहे हो, तो उन्हें बोलेंगे हम लोग सब्जेक्ट। मतलब आप प्रिंसिपल, आपने जो एप्लीकेशन रन की, प्रोग्राम रन किया, वो हो गया सब्जेक्ट। तो आप एक बार में एक एप्लीकेशन भी रन कर सकते हो। एक बार आप बहुत सारे टैब चला के मोबाइल के अंदर 2-3 एप्लीकेशन चलते हैं ना, तो ऐसे भी 3-4 एप्लीकेशन भी चला सकते हो। तो आप एक टाइम पे या तो एक एप्लीकेशन चला सकते हो, एक से ज़्यादा भी एप्लीकेशन चला सकते हो। बट जो कुछ भी एप्लीकेशन चल रहे होंगे, जो कुछ भी प्रोग्राम रन आप कर रहे होंगे, वो सब आपके बिहाफ में ही हो रहे होंगे, ठीक है। आया नेक्स्ट पॉइंट पे। एन ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग ऑन विच अ सब्जेक्ट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस, यूजुअली ऑब्जेक्ट्स आर पैसिव। ब्रैकेट में लिखा हुआ है मीडिएटेड बाय राइट्स। मतलब कि आपने एक सब्जेक्ट चलाया था ना, सब्जेक्ट बोले तो क्या, प्रोग्राम या एप्लीकेशन। अब जो प्रोग्राम एप्लीकेशन आपने चलाया था, वो प्रोग्राम या एप्लीकेशन आप किसी ना किसी काम के लिए चलाएंगे। जैसे आपने बोला कि एक फ़ाइल को ओपन करो, अब आप फाइल ओपन करवाओगे तो उसके लिए तो एक प्रोग्राम ही होता है ना। तो आप जब फाइल को ओपन कराने के लिए आप प्रोग्राम रन करोगे, उस वक्त जो प्रोग्राम था उसे सब्जेक्ट बोला था। अब ये सब्जेक्ट जाके किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट आपने फाइल बोला तो फाइल के ऊपर करेगा, आपने इमेज बोला इमेज के ऊपर करेगा, आपने डायरेक्टरी बोला डायरेक्टरी के ऊपर काम करेगा, ठीक। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हमारी कोई भी चीज़ जिसके ऊपर प्रोग्राम हमारा आके वर्क कर रहा होता है। यूजुअली ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पैसिव होते हैं। पैसिव का मतलब होता है ये खुद से कोई भी एक्शन जनरेट नहीं कर सकते हैं, इनके ऊपर जो प्रोग्राम होता है या फिर जो एप्लीकेशन होती है वही आकर एक्ट करती है। ये एग्जांपल दे रखे हैं ऑब्जेक्ट की, फाइल हो सकती है, डायरेक्टरी हो सकती है, मेमोरी सेगमेंट भी हो सकता है। अब ये देखो, देयर शुड बी वन टू मैनी मैपिंग फ्रॉम यूजर टू प्रिंसिपल। यहाँ पे ये बोल रहा है कि वन टू मैनी मैपिंग होनी चाहिए यूजर से प्रिंसिपल की। कैसे समझाते हैं, देखो। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा टिपिकल सा है समझने में, बट उसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ क्लियरिटी दे दूँ। यूज़र जो लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर, उसका मतलब है एक ऐसा इंसान जिसको हमने परमिशन दे दी कि आप जाके इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। इसी में प्रिंसिपल लिखा हुआ है, और थोड़ी देर पहले भी एक प्रिंसिपल आया था, कुछ 1-2 पॉइंट पहले। प्रिंसिपल का मतलब वही है कि एक सिस्टम जब आप ओपन करते हो तो उस सिस्टम के अंदर कुछ पॉइंट आते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटर वाला आप यूज़र बन सकते हो, आप यूज़र 1 बन सकते हो, आप यूज़र 2 बन सकते हो। जिसने कंप्यूटर स्टार्ट किया होगा उसने देखा होगा कई बार एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेटर या लॉगिन एज यूज़र 1, लॉगिन एज यूज़र 2, इस टाइप से आता है। तो यहाँ पर यूज़र का मतलब वो है जो मैंने बता दिया, प्रिंसिपल मतलब यही कि सिस्टम के अंदर जो आते हैं। अब देखो, देयर शुड बी वन टू मैनी मैपिंग फ्रॉम यूज़र टू प्रिंसिपल। ये बोल रहा है कि यूज़र टू प्रिंसिपल वन टू मैनी मैपिंग हो, मतलब यूज़र सिर्फ एक हो सकता है, प्रिंसिपल उसके 1, 2, 3, 4 कुछ भी कितने भी हो सकते हैं। आ यूज़र मे हैव मैनी प्रिंसिपल बट ईच प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक यूज़र। मतलब वही एक यूज़र के कई सारे प्रिंसिपल हो सकते, मतलब एक यूज़र है कई सारे उन अकाउंट से लॉगिन कर सकता है, लेकिन सारे के सारे अकाउंट जो होंगे सिर्फ एक यूज़र को ही वैलिड करेंगे। अब इसी से हमारी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो सकती है। जैसे मान लो एक यूज़र आया, उसने अकाउंट 1 एडमिनिस्ट्रेटर वाले अकाउंट से कुछ उसने एक्शन परफॉर्म कर दी। अब अगर वो वाला जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला अकाउंट है वो एक इस वाले यूज़र के लिए भी वैलिड है, अब मान लो मैंने उसे दूसरे यूज़र को भी दे दिया,
तो ये दोनों अगर कुछ गलत काम कर दिया इन दो यूज़र्स ने, तो क्या दोनों अकाउंटेबल रहेंगे? बोलेंगे आपने उसको दिया था, क्या वो भी तो कर सकता है। वो वाला बोलेगा कि आपने उसको दिया था, वो भी कर सकता है। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही बनाए रखने के लिए यूज़र टू प्रिंसिपल वन टू मैनी मैपिंग होनी चाहिए। मतलब यूज़र सिर्फ एक होना चाहिए, प्रिंसिपल आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर? अब आ जाओ, यहीं ख़त्म कर दें इस वीडियो को, बाकी के पार्ट्स हैं वो आगे कर लें। रुक जाओ, थोड़ा सा चलते हैं। और बेसिक परमिशन बिट्स ऑन डायरेक्टरीज एंड नॉन डायरेक्टरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले डायरेक्टरीज और नॉन डायरेक्टरीज पढ़ लो होता क्या है। तो डायरेक्टरी मतलब एक टाइप ऑफ फाइल होती है दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर फाइल्स एंड डायरेक्टरी सच एज देयर नेम्स एंड लोकेशंस। मतलब बोले तो जैसे मान लो आपका एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर फोल्डर है, तो वो डायरेक्टरी हो गई। जैसे आपने फ़ोन बनाया, फ़ोन के अंदर फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर। तो जो मेन फोल्डर था ना सबसे ऊपर वाला, वो बन गया डायरेक्टरी। मतलब इस फोल्डर के अंदर बाकी की इन्फॉर्मेशन है और इसके अंदर ही ये इन्फॉर्मेशन भी है कि आगे वाली चीज़ कहाँ पर लोकेट है। उस फोल्डर के अंदर फोल्डर दिख रहे थे ना, तो डायरेक्टरी मतलब टाइप ऑफ कंटेनर होता है, इसके अंदर हम लोग फाइल्स को पुट कर सकते हैं। एक समझ लो वॉलेट, वॉलेट के अंदर हम लोग पैसे रखते हैं, तो जो वॉलेट है वो हो गया हमारा डायरेक्टरी, उसके अंदर हम लोग पैसे रख सकते हैं। और जो पैसे हो गए वो हो गए नॉन डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्ट ये वही चीज़ है जिसको हमने टच किया। नहीं समझ में आया? रुको अभी पढ़ता हूँ, तब पढ़ूंगा तब समझ में आएगा। डायरेक्टरीज एक्ट लाइक कंटेनर वेयर वी पुट इन इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर फाइल्स। डायरेक्टरीज मतलब वही कंटेनर जिसके अंदर हम लोग बाकी की फाइल्स रखते हैं, वो डायरेक्टरी हो गई। नॉन डायरेक्टरी आर फाइल्स विच कंटेन्स द एक्चुअल डाटा डेट यू वांट टू स्टोर। जैसे मान लो उस वॉलेट के अंदर हमने किसी को फोटो रख लिया, ठीक। अब जो फोटो है ना वो नॉन डायरेक्टरी है, मतलब वो एक्चुअल डाटा जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। और जो वॉलेट है वो डायरेक्टरी है, मतलब उसके अंदर हम बाकी के इन्फॉर्मेशन को पुट कर सकते हैं। अब तो पक्का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। अब उन फोटोज़ को आप अरेंज कर सकते हो, ये फैमिली फ़ोटोज़, ये फ्रेंड फ़ोटोज़, ये ग्रुप फ़ोटोज़, ये पर्सनल फ़ोटोज़। जैसे आपने अपने फोल्डर के अंदर पर्सनल फोल्डर खोला, उसमें लिखे पर्सनल फ़ोटोज़। पर्सनल फ़ोटो आपकी उनकी भी फ़ोटोज़ होंगे, वही जिनसे आप बात करते हो रात में, ठीक है। अब जैसे ही आपने वो फोल्डर का नाम लिख रखा था, सीक्रेट फोल्डर, प्राइवेट फोल्डर, सेव फोल्डर, जो कुछ भी था, तो जब उसका नाम था, मतलब सीक्रेट फोल्डर था, सेव फोल्डर था, तो वो थी डायरेक्टरी। मतलब उसके अंदर हम लोग और इन्फॉर्मेशन पुट इन कर सकते हैं। बट जैसे ही आपने उसके अंदर पासवर्ड डाला, खोला, अंदर अंदर निकली फ़ोटोज़। अब आपने उन फोटोज़ पे क्लिक किया, आपने उन फोटोज़ को देखा, तो वो क्या निकले? हमारी डायरेक्टरी, सॉरी नॉन डायरेक्टरी। समझ गए? क्लियर हो गया होगा पक्का। अब देखो, अब इन नॉन डायरेक्टरीज़ के लिए हमारी 3 परमिशंस होते हैं, डायरेक्टरीज़ के लिए भी 3 होती है, बस क्या क्या है समझ लो। पहली होती है रीड, राइट, एग्जीक्यूट। अब हमारी नॉन डायरेक्टरी है, मतलब हम इसको डायरेक्ट फिजिकल डाटा है जिसको हम लोग एक्सेस करने वाले हैं, इसके अंदर कोई अंदर इसके अंदर और डाटा नहीं होता है। तो रीड है, तो जैसे आप लोग, मैं आपको एक PDF फाइल दी, उसके अंदर कोई और कोई फोल्डर नहीं है, तो वो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, खुल जाएगी, आप पढ़ सकते हो। तो रीड वाली परमिशन होगी, तो जो ओनर होगा वो उस फाइल को सिर्फ रीड कर सकता है। जब मैंने राइट वाली परमिशन दी, तो आप उस PDF फाइल को राइट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो थोड़ा बहुत। अगर वो स्कैन कॉपी तो आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। एग्जीक्यूट वाली परमिशन दी, तो मतलब आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर वो प्रोग्राम है या स्क्रिप्ट है तो आप उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। ये आ गई हमारी नॉन डायरेक्टरी की पब्लिक परमिशंस। आया डायरेक्टरी की परमिशन। डायरेक्टरी तो देखो भाई, आया नॉन डायरेक्टरी, सॉरी डायरेक्टरी की परमिशन जो कि हमारी रीड थी पहली। तो देखो ये पॉइंट लिखा हो ना, अलाउ द ओनर्स टू लिस्ट द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी। ये बिल्कुल एज इट इज लिखना है कि ये ओनर को परमिशन दे देता है कि जो डायरेक्टरी का ना कंटेंट है उसे लिस्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है? देखो, इफ़ वी हैव रीड परमिशन, अगर हमारे पास रीड परमिशन होगी तो हम उस डायरेक्टरी के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उस डायरेक्टरी के अंदर, कितनी सब डायरेक्टरीज हैं, कितना उसका डाटा कंटेंट है, ये सब हम पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास परमिशन है कि हम उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट को हम अच्छे से लिस्ट आउट कर सकते हैं, क्या क्या कंटेंट उसके अंदर है, क्या क्या नहीं है। रीड हो गई। और राइट, राइट के अंदर क्या है? अलाउ द ओनर टू क्रिएट, डिलीट और रीनेम फाइल्स विद इन डायरेक्टरी। मतलब डायरेक्टरी के अंदर ओनर को ये परमिशन दे रहा है कि आप डिलीट भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, क्रिएट भी और कर सकते हो उस डायरेक्टरी के अंदर भी, और इन्फॉर्मेशन को लाके स्टोर कर सकते हो। एग्जीक्यूट, अलाउ द ओनर टू एंटर द डायरेक्टरी एंड एक्सेस इट्स कंटेंट। मतलब ओनर को ये परमिशन दे रहा है कि आप डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो और उसके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक?
अब ये सब आते हैं, इन्हें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मेरी वीडियोस के पार्ट वाइज आती है, बट आप अगर एक बार सुन लोगे ईयरफोन लगा के और फिर नोट्स को पढ़ लोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो।